लाइबा की माँ टीचर थी। ये 3 बहनें थीं। माँ का ताल्लुक तदरीस से था, तभी लड़कियों को भी पढ़ने से रग़बत थी। दोनों बड़ी बहनों ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो उनकी मुनासिब घरों में शादी हो गई और अपने घरों में जा बसी। अब लाइबा अकेली रह गई। माँ अपनी मुलाजिमत पूरी कर चुकी थी, 1 साल बाद रिटायर होने वाली थी। उसे लाइबा की फ़िक्र थी। ये एक भारी फरीज़ा था जिसे वो जल्द अज़ जल्द अदा करना चाहती थी। ताहम अच्छे रिश्ते यूं ही नहीं मिल जाते, उसलिए कोशिश करनी पड़ती है। मिलने जुलने वालों ने कुछ रिश्ते बताए, लोग देखने भी आए, मगर लाइबा ने इनकार कर दिया। उसने माँ से कहा कि अभी उस मसले को मत छेड़ें, पहले मुझे सुकून से एमए कर लेने दें। बात दरअसल ये थी, लाइबा की मुलाकात यूनिवर्सिटी में एक अमीर ज़ाते से हो गई थी जिसका नाम खुर्रम था और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद खुर्रम ने लाइबा से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वो भी दिल से यही चाहती थी। दोनों की वालिदैन राज़ी ना थे। बहरहाल उन्होंने यूं तो माँ बाप को राज़ी किया और शादी हो गई। बदकिस्मती कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे के तवक्कात पर पूरा ना उतरे। पहले तो कुछ ना कहा और बाद में ऐब सवाब खुले और मिजाजों का भी फ़र्क था। तमाम उम्र नोक झोंक और खिटपिट में गुजर गई। दोनों ने जैसे तैसे अपने बच्चों की खातिर भली बुरी ज़िंदगी इकट्ठे गुजार दी। राबिया लाइबा खाला की बेटी और मेरी खालाजाद थी। उसको माँ की तरह पढ़ने का शौक़ था। कॉलेज की बेहतरीन तालिबे इल्म मानी जाती थी। एफएससी शानदार नंबरों से किया, मेरिट बना चुकी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना लिया। बड़ी बहन डॉक्टर थी। राबिया डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। बीएससी करते ही उसके काफ़ी रिश्ते आए। उसने किसी रिश्ते को कबूल ना किया। वो आला तालीम मुकम्मल करना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहा। वालिद ने ये शर्त रखी कि सिर्फ़ पढ़ाई से गर्ज रखेगी और शादी के मामले में वालिदैन की पसंद को तरजीह देगी। राबिया की अम्मी लाइबा खाला को पसंद की शादी का तजुर्बा हो चुका था। राबिया की वालिदैन लव मैरिज करके उम्र भर पछता रहे थे। उनके ख़्याल में लव मैरिज के बाद मोहब्बत का जनाजा निकलता है। मिजाजों का इख्तिलाफ जो बाद में ज़ाहिर होता है, वो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में नफ़रतों को जन्म देता है। तभी उन्होंने तय कर लिया कि बच्चों की शादियाँ खुद देख भाल करके करेंगी और उनको लव मैरिज के चक्कर में ना पड़ने देंगी। राबिया वालिदैन से वादा कर लिया कि उन चक्करों में पड़ने के बजाय सिर्फ़ तालीम से वास्ता रखेंगी। उसको यूनिवर्सिटी जाने से ना रोका जाए। एमएससी का 1 साल खैरियत से गुज़र गया, मगर होनी होकर रहती है। एक दिन राबिया की मुलाकात नवीद से हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। नवीद अच्छा लड़का था, संजीदा, शरीफ और आला ख़ानदान का चश्मो व चिराग था। उसको राबिया की बदनामी भी मतलूबा ना थी। उसने अपनी वालिदैन को ख़त लिखा कि वो एक लड़की को पसंद करता है और शादी करना चाहता है। माँ बाप ने जवाब दिया, तालीम मुकम्मल कर लो, फिर लड़की और उसके ख़ानदान भी देख लेंगे। अच्छे लोग हुए तो तुम्हारी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करेंगे। लेकिन राबिया की वालिदैन तो लव मैरिज का ज़ख्म खा चुके थे।
लड़का देखना तो क्या, उसका नाम भी सुनना गवारा नहीं किया, बल्कि बेटी से कहा, तुम उस वादे की पाबंद रहो जो तुमने हमसे किया था। शादी अपनी नहीं हमारी पसंद से करोगी। रिजल्ट आ गया। खुशकिस्मती से नवीद को फौरी अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि उसके साथ ख़ानदान का असर व शौक़ था। वो समझ रहा था कि अच्छी मुलाजिमत मिलने के बाद राबिया ज़रूर अपनी वालिदैन को राज़ी कर लेगी, मगर वो ऐसा ना कर सकी। माँ को जब उसने नवीद की मुलाजिमत के बारे में बताया तो वो बोली, पसंद के ये जज्बात वक्ती होते हैं, इतनी जल्दी इंसान को परख नहीं सकता, क्योंकि आँखों पर जज्बात की पट्टी बंधी होती है। कल जब तुमको अच्छा शोहर, अच्छा घर मिलेगा तो तुम नवीद को भूल जाओगी। सो बेहतर है कि आज ही बुला दो। तुम्हारे वालिद भी नहीं मानेंगे, बल्कि नवीद वाले अगर रिश्ता लेने आए तो डर है कि बेरुखी से बात करके उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए तुम नवीद का ख्याल जहन से निकाल दो। जब राबिया ने देखा कि किसी तो घर वाले राज़ी नहीं हो रहे, तो उसने नवीद को अपनी मजबूरियां बताकर उससे किनारा कशी इख्तियार की और माँ बाप का मान रख लिया। नवीद को इतना सदमा हुआ कि वो अच्छी भली मुलाजिमत छोड़कर अपनी चचा के पास इंग्लैंड चला गया। 6 माह बाद राबिया की शादी फहद से हो गई। वो किस दिल से दुल्हन बनी, उसका दिल ही जानता है। ख्यालों में उसका महबूब बसा हुआ था। रूह का मालिक नवीद था और जिस्म का मालिक फहद बन चुका था। शादी को 3 दिन गुजरे ही थे कि वो ड्राइंग रूम में गई। वहाँ दीवार पर नवीद की तस्वीर लगी देखी तो दंग रह गई। कुछ देर के लिए तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वाकई ये तो नवीद की तस्वीर थी, जिसके साथ यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात के पुरकैफ लम्हात गुजारे थे और ख़यालों में कई चांदनी रातों की सुबह की सूरज के साथ मिला दिया था। बेशुमार सुंदर सपने देखे थे, जीने और मरने की कस्में खाई थी। फिर जाने वो कहाँ गायब हो गया। अभी तक वो किसी के नाम से मंसूब भी नहीं हुई थी कि वो मायूस होकर किसी और मुल्क में गुम हो गया था। उसके बैरूनी मुल्क चले जाने के सिर्फ 6 माह बाद वो उसके बड़े भाई की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। ऐसी आंधी चली कि घर भी छूटा और शहर भी। अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आया था कि बाप ने शादी तय कर दी। वो कहती रह गई कि पीएचडी करना चाहती हूँ, लेकिन उसके वालिद ने कह दिया, बस इतनी पढ़ाई काफ़ी है। जो लड़का हमने राबिया के लिए पसंद किया है वो बड़ा अफसर है, हमारी बेटी शहजादियों की तरह राज करेगी। और वो ना चाहते हुए भी राज करने आ गई थी। उसके पास नवीद की जितनी भी तस्वीरें थी वो सब उसने जला दी थी। लेकिन उस तस्वीर का क्या करे जो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। इख्तियार तो अपनी चीज़ पर होता है, पराई पर नहीं। नवीद ने एक बार उससे कहा था कि तुम मुझसे जुदा हो भी गई तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो अपनी ज़िद का पक्का था। राबिया उससे जुदा हो गई, लेकिन वो अभी तक ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उसके घर में था। उसने पलकों की चलमन उठाई और एक मर्तबा फिर नवीद की तस्वीर को देखने लगी और आलमी फरामोशी से तस्वीर उठाकर अपने दूल्हा से पूछा, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरा छोटा भाई नवीद है। किसी लड़की को चाहता था। लड़की की वालिदैन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया और लड़की ने भी वालिदैन का साथ देते हुए उससे मुंह मोड़ दिया। वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क से बाहर चला गया।
میری تمہاری شادی میں بھی اسی وجہ سے شرکت نہ کر سکا۔ میں نے فون پر بھی کہا میری شادی اٹینڈ کر لو، مگر وہ نہ آیا۔ اب آئے گا تو کان کھینچوں گا۔ وہ شوہر کی باتیں ایسی سنتی جیسے کوئی خواب میں کسی کی باتیں سنتا ہو۔ اپنے ہی گھر میں دیوار پر دن رات لگی نوید کی تصویر دیکھ دیکھ کر ایک بار پھر اس کی یاد نے رابعہ کے دل کو دبوچ لیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ جس گھر میں بیاہ کر جائے گی وہ نوید کا ہوگا۔ اب اس گھر میں نوید کی بھابھی بن کر رہنا کتنا دشوار تھا۔ رابعہ ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ سوچتی تھی کسی روز نوید واپس آ گیا تو کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔ کبھی نہ کبھی اسے آنا ہی تھا، اور اگر فہد کو شک ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر جائے گی۔ وہ انہی خیالوں میں گھری رہنے لگی۔ ایک روز وہ ڈرائنگ روم میں سجاوٹ کی چیزوں سے گرد جھاڑ رہی تھی کہ نوید کی تصویر کے پاس آئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ وہ یاد آیا کہ ایک بار نوید کو رابعہ کی تقریر اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنا جیتا ہوا میڈل گردن سے اتار کر رابعہ کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ رابعہ کو چپ سی لگ گئی۔ ایک دن فہد نے نوید کو خط لکھا۔ اس نے لفافے میں اپنی اور رابعہ کی تصویر بھی رکھ دی۔ رابعہ نے لفافے سے وہ تصویر نکال لی۔ فہد نے پوچھا تم نے تصویر کیوں نکال لی؟ وہ بولی جب دیور صاحب آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ مجھے غصہ آتا ہے، آپ ہر وقت اس کی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، مجھے پیارا ہے۔ تم کیوں میرے بھائی کے نام سے اس قدر وحشت کھاتی ہو؟ اس کی سانس ماں جیسی تھی، اس کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی۔ وہ رابعہ کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ ایک دن رابعہ اپنے کمرے میں تھی، کسی نے در پر دستک دی اور ایک لفافہ اندر پھینک دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو صحن میں لفافہ پڑا ہوا تھا۔ یہ خط لندن سے آیا تھا۔ لکھا تھا ماں میں ابھی تک اس لڑکی کو نہیں بھولا جس کا نام تک آپ نہیں جانتی۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی، مگر اب نام بتانے کا کیا فائدہ، خدا جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ آپ کہتی ہیں کہ کہیں میں نے لندن میں شادی تو نہیں کر لی؟ امی جان کوئی اس جیسی ملے گی تو شادی کروں گا نا۔ رابعہ نے سوچا اگر خط چھپا لوں یا پھاڑ دوں تو کیا فرق پڑے گا، کیوں نہ اماں کو دے دوں، وہ بیچاری روز بیٹے کی خط کا انتظار کرتی ہے۔ ان دنوں موبائل فون تو نہیں تھے، خط ہی آدھی ملاقات ہوا کرتے تھے۔ تب اس نے خط ماں کو دے دیا۔ وہ بولی بیٹی رابعہ تم ہی پڑھ کر سنا دو۔ خط سن کر بولی پتہ نہیں وہ کون لڑکی تھی، کاش مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں اس کے ماں باپ کے پاس جا کر انہیں ہاتھ جوڑ کر منا لوں اور اپنے بیٹے کے لیے خوشیاں لے آؤں۔ رابعہ ایسی بجھی ہوئی کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ وہ بد نصیب میں ہوں تو شاید میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اتنے میں فہد آ گیا۔ پوچھا رابعہ تم کیوں ایسی سہمی کھڑی ہو، کیا ہوا ہے؟ شوہر کی بات پر وہ اور پریشان ہو گئی جیسے واقعی اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ نوید کا خیال اب تو اس کی زندگی کا سوہان روح بن گیا تھا۔ خوف ایک تلوار کی طرح ہر وقت اس کے سر پر لٹکتا رہتا تھا۔ دن بعد نوید کا دوسرا خط آ گیا۔ لکھا تھا ماں اس لڑکی نے بے وفائی کی، اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب آپ کو کسی کے در پر لڑکی کے ماں باپ کو منانے جانے کی ضرورت نہیں، جانا پڑے گا۔ اس کے بعد نوید کا کوئی خط نہ آیا۔
ایک دن فرحت نے سوچا کہ بہت دن ہو گئے ہیں، نوید نے تو اسے نہ تو دفتر میں فون کیا ہے اور نہ ہی خط لکھا ہے، کیوں نہ گھر پر فون لگوا دوں۔ ماں نے کہا فون لگوا کر کیا کرو گے؟